हेलो फ्रेंड। कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में हम नया एमसीक्यू वीडियोस लेके आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम देख चुके हैं पीछे प्रीवियस वीडियो जो हमने कल डिस्कस किया, उसमें हम 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो शुरू हो रहा है 16 क्वेश्चन से लेके। तो हम बात करें। पहला क्वेश्चन है, नर्स एडमिट ए न्यूबॉर्न इन्फेंट टू नर्सरी। नर्स ने क्या किया है, एक न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसको क्या किया है, एडमिट किया है। कहाँ पे? नर्सरी के अंदर। ऑन असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट, इन्फेंट की असेसमेंट करने पे नर्स ने क्या पालपेट किया? नर्स पालपेट दी एंटीरियर फॉन्टेनल। नर्स क्या पालपेट कर रही है? एंटीरियर फॉन्टेनल। एंड नोट दैट इट फील सॉफ्ट, और उसने नोट किया कि ये कैसा फील हो रहा है? सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है। द नर्स डिटरमाइन दैट दिस फाइंडिंग इंडिकेट। नर्स कह रही है कि ये फाइंडिंग क्या इंडिकेट करती है? पहला कह रहा है डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती है। दूसरा कह रहा है ये नॉर्मल है। तीसरा कह रहा है इंक्रीज आईसीपी को शो कर रही है। चौथा कह रहा है डिक्रीज आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को शो कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करें फोंटानेल है क्या। तो अगर हम फीटल स्कल की बात करें, जो फीटल स्कल है, जो फीटस का स्कल होता है, उस फीटल स्कल के अंदर क्या है कि फीटल स्कल टोटल 5 बोन से मिलके बना होता है, जिसमें से 2 पैराइटल होती है, 2 फ्रंटल रहती है, सॉरी, 2 जो है टेम्पोरल और एक जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन रहती है। इनसे मिलके बनी होती है। और इन बोन के बीच में क्या होती है? मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट होता है। इनके बीच में क्या होता है? मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट बिटवीन, membranous gap present between these bone, present between these bone is called suture। इन जो है, ये जो हमारी बोन है, इन बोन के बीच में क्या होता है? मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट होता है। और उस मेम्ब्रेनियस गैप को हम किस नाम से जानते हैं? सूचर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। किसके नाम से? सूचर के नाम से क्या करते हैं हम? प्रेजेंट, नोन एज सूचर। और ये जो सूचर है ये टोटल नंबर में कितने होते हैं? तो ये नंबर के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं सूचर? तो सूचर की अगर बात करें तो एक होता है लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइडल सूचर। दूसरा है सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर। तीसरा है फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर। फोर्थ वन इज कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर। और फिफ्थ वन इज स्कोमोजल सूचर। तो 5 तरीके के सूचर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? फीटल स्कल में। और सूचर क्या है? तो मेम्ब्रेनियस गैप आर प्रेजेंट बिटवीन दीज फीटल स्कल बोन इज नोन एज सूचर। और इन सूचर के बीच में जो वाइड गैप होता है, वाइड गैप प्रेजेंट बिटवीन, वाइड गैप प्रेजेंट बिटवीन सूचर, प्रेजेंट बिटवीन सूचर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नाम दिया जाता है फोंटानेल। क्या नाम दिया जाता है? फोंटानेल नाम दिया जाता है कि जो सूचर है, उन सूचर के बीच में जो बड़ा गैप, जो वाइड गैप प्रेजेंट होता है, उस वाइड गैप को क्या नाम दिया गया? हम फोंटानेल नाम दे दिया जाता है। फोंटानेल के बारे में अगर बात करें तो वैसे तो टोटल फोंटानेल जो है वो तो होते हैं नंबर में 6 होते हैं।
अगर फोंटानेल के बारे में बात करें, फोंटानेल, अगर बात करें फोंटानेल के बारे में, तो जो फोंटानेल है ये टोटल नंबर में कितने होते हैं? टोटल इन नंबर इज 6। कौन कौन से? तो एक आपका है एंटीरियर फोंटानेल, एक आपका है पोस्टीरियर फोंटानेल। दो तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के तौर पे हो गई। एंटीरियर को हम बोलते हैं ब्रैग्मा और पोस्टीरियर को हम नाम देते हैं लैम्डा, लैम्डा और ब्रैग्मा। और इसके साथ साथ दो क्या है, जैसे ये क्या है, फीटस का स्कल है। और फीटस स्कल के अंदर क्या है जो है, यहाँ पे ये जो है, ये आपकी क्या है, एंटीरियर साइड है। तो यहाँ पे ये इस जगह पे आपका क्या है, एंटीरियर फॉन्टानेल है। यहाँ आपका क्या है, पोस्टीरियर फॉन्टानेल है। तो दो फॉन्टानेल तो हो गए एंटीरियर पोस्टीरियर, और चार फॉन्टानेल, एक यहाँ, दो एंटीरियर लेटरल और दो पोस्टीरियर लेटरल। तो चार सूचर, चार फॉन्टानेल जो है यहाँ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और टोटल जो फॉन्टानेल होते हैं वो 6 होते हैं। पर अगर हम बोलें कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के तौर पे कितने होते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के तौर पे कितने होते हैं, दो फॉन्टानेल होते हैं जिनको एंटीरियर फॉन्टानेल और पोस्टीरियर फॉन्टानेल का नाम दिया जाता है। एंटीरियर फोंटानेल को हम ब्रेगमा के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेल को लैम्डा के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर फोंटानेल जो होता है इसका साइज 3 बाई 3 सेंटीमीटर का रहता है, और पोस्टीरियर फोंटानेल का साइज होता है वो 1.25 बाई 1.25 सेंटीमीटर का होता है। एंटीरियर फोंटानेल जो होता है ये डायमंड शेप का होता है। कैसा होता है? डायमंड शेप का होता है, डायमंड शेप। एंटीरियर फोंटानेल का शेप जो है वो कैसा होता है? डायमंड शेप का होता है। और ये 1.5 ईयर पे क्या होता है, क्लोज होता है। कब क्लोज होता है? 1.5 ईयर, यानी कि 18 मंथ के ऊपर क्या होता है, ये क्लोज होता है। वहीं अगर बात करें जो आपका पोस्टीरियर फोंटानेल है, ये कैसा होता है, तो ये ट्राई एंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? ट्राई एंगुलर शेप का होता है। और इसका क्लोजिंग टाइम जो है वो 1.5 मंथ बोलो या 6 वीक रहता है। अब हमें पूछा गया है कि नर्स एसेस कर रही थी एंटीरियर फोंटानेल, जब उसने एसेस किया तो उसको वो कैसा फील हुआ? सॉफ्ट फील हुआ। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर सॉफ्ट फील हो रहा है तो सॉफ्ट फील होना क्या है, नॉर्मल है। अगर क्या होता, अब बात यहाँ आती है नॉर्मल और अबनॉर्मलिटी की बात करें, तो नॉर्मल जो एंटीरियर फोंटानेल है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और जो है इसमें कोई भी ना ही तो कोई डिप्रेशन होगा, ना ही कोई बल्जिंग देखने मिलेगी। अगर क्या है, हमें वहां पे एक पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसको क्या है, डिहाइड्रेशन हो रखा है। तो डिहाइड्रेशन अगर होता तो डिहाइड्रेशन में ये सॉफ्ट फील नहीं होता। तो कैसा होता? तो डिहाइड्रेशन में आप कह सकते हैं कि ये सनकन टाइप का या डिप्रेस फोंटानेल फील होता। में कैसा होता? तो हम बोल सकते हैं सनकन या डिप्रेस फोंटानेल देखने को मिलता है। सनकन या डिप्रेस होता है। नॉर्मल कैसा होता है? तो नॉर्मल फाइंडिंग सॉफ्ट होता है ना। अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, बल्ज फोंटानेल फील होगा। क्या होगा? बल्ज फील होगा। यहाँ से क्या होगा, ये इस तरीके से उभरा हुआ होगा ऊपर की तरफ। और डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में इसका कोई खास जो है, इस पे कोई रोल नहीं रहता है। डिहाइड्रेशन के अंदर ये क्या रहता है, डिप्रेस रहता है ना, अंदर की तरफ धसा हुआ मिलेगा। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ, बी जो है ये राइट आंसर है। कि यहाँ क्या होगा, तो अगर सॉफ्ट फील हो रहा है इसका मतलब फाइंडिंग क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लाइंट विद एड्स, एक क्लाइंट एड्स के साथ में एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर। पेशेंट को क्या है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किसकी, चिल्स, फीवर, नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड प्लूराइटिक चेस्ट पेन। A diagnosis of pneumocystic girovascular pneumonia is made and the client is started for IV pentamidine या IV pentam 300।
सॉरी, पेशेंट को क्या है, पेशेंट एड्स के साथ में आया, एड्स डायग्नोस है पेशेंट का, और पेशेंट एड्स के साथ जब डायग्नोस हुआ तो इंडिकेट उसके साइन सिम्टम क्या मिले, उसको चिल्स और का है, ठंड लग रही है, फीवर हुआ है, नॉन प्रोडक्टिव कफ देखने को मिल रहा है, और प्लूराइटिक टाइप का चेस्ट पेन है। प्लूराइटिक यानी कि बहुत शार्प चेस्ट पेन है, जैसे पेशेंट क्या करता है, सांस लेता है अंदर की तरफ तो उस दौरान उसको क्या होता है, पेन होता है। ए डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोसिस्टिक जीरो वैसी न्यूमोनिया, और वो क्या डायग्नोस हो गया है, वो न्यूमोनिया डायग्नोस हो गया है। और कैसा न्यूमोनिया, तो जो एड्स के पेशेंट में देखने को मिलता है वो होता है न्यूमोसिस्टिक जीरो वैसी न्यूमोनिया। और इसके लिए अब इसको क्या कर दिया गया है, आईवी थेरेपी शुरू की गई है। और आईवी क्या शुरू किया गया है, उसको पेंटम 300 यानी कि पेंटामिडिन एंटीबायोटिक है शुरू कर दिया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग शुड द नर्स प्लान टू कैरी आउट टू सेफली एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। नर्स क्या प्लान करेगी नीचे दिए गए में से, ताकि उस पेशेंट को ये दवाई क्या हो जाए, आसानी से उसको सेफली क्या हो जाए, ये एडमिनिस्टर हो जाए। तो क्या है कि ये जो पेंटम जो है, पेंटम जो दवाई है, ये हमने कहा कि कैसी है, एंटीबायोटिक है। पर ये दवाई जो है, इसको देने के रूट क्या क्या रहते हैं, अगर ऐसी बात करें तो इसको आईवी भी दे सकते हैं और इसको आईएम भी दिया जा सकता है। कौन कौन से रूट से देख सकते हैं हम, इसको आईवी भी दे सकते हैं और आईएम भी दिया जा सकता है। बट जब इसको क्या करते हैं, हम आईवी देते हैं, जब इसको क्या करते हैं, जब इस दवाई को आईवी इंजेक्ट किया जाता है तो उस दौरान इसको बहुत ही स्लो स्लो देना होता है। और स्लो कितने टाइम में, तो 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे का टाइम लेना होता है, आराम से धीरे 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 इसको देना होता है। और इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि अगर आपने इसको आईवी तुरंत से दे दिया तो ये क्या कर देती है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है। सीधा किस पे इफेक्ट डालेगी, हार्ट पे इफेक्ट डालती है, और ये क्या कर देती है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है। तो इस दवाई को बहुत ही धीरे धीरे देना होता है, 1 से 2 घंटे का टाइम लेना होता है। और जब भी आ, आ, मरीज को हम देते हैं तो उस दौरान हमें क्या करना है, मरीज को जो है लेटाना होता है, पेशेंट को हम लेटा के रखते हैं और धीरे 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 क्या करनी होती है, दवाई देनी होती है। अगर इसको आपने जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूज किया तो ये क्या करती है, एक तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है, यानी कि आप कह सकते हैं ये क्या करती है, डिसरिथमिया कॉज करती है, यानी कि रिदम को अल्टर कर दिया इसने, तो ये डिसरिथमिया करती है। और इसके साथ साथ ये सीवियर वाला हाइपोटेंशन करती है। कैसा हाइपोटेंशन, ये सीवियर हाइपोटेंशन करती है, सीवियर हाइपोटेंशन, है ना, सीवियर हाइपरटेंशन कॉज करती है। तो ऐसी चीज़ों से हम बचाने के लिए, मरीज को क्या ना हो जाए, अचानक से आप तुरंत अगर हम फास्ट देंगे और तुरंत क्या होगा, पेशेंट का बीपी फॉल होगा, और जैसे ही पेशेंट का बीपी फॉल हुआ तो पेशेंट क्या हो सकता है, गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकती है ना। अगर क्या हुआ, डिसरिथमिया हुआ, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ, तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को ये जो पेंटम 300 जो दवाई है, पेंटामिडिन जो है, ये कैसे देनी होती है, बिल्कुल स्लो स्लो देनी होती है, 1 से 2 घंटे में देनी होती है। आईवी भी दे सकते हो, आईएम भी दे सकते हो। और देने से पहले पेशेंट को हम लेटा के रखते हैं। तो जो है, पहला ऑप्शन कह रहा है इन्फ्यूज ओवर 1 आवर एंड अलो द क्लाइंट टू एम्बुलेट। पेशेंट को 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म किया और उसको अलाउ कर देंगे कि तुम घूम फिर सकते हो। दूसरा कह रहा है इन्फ्यूज ओवर 1 आवर विद द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजिशन। पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लेटाना है, और लेटाने के सुपाइन पोजिशन में जब लेटा हुआ है तो उसके साथ धीरे धीरे लगभग 1 घंटे में पूरा करना है। तीसरा कह रहा है एडमिनिस्टर ओवर 30 मिनट विद द क्लाइंट इन रिक्लाइनिंग पोजिशन। 30 घंटे के अंदर अंदर एडमिनिस्टर कर देंगे। चौथा कह रहा है 15 मिनट के अंदर अंदर दे देंगे सुपाइन पोजिशन में। तो इतना जल्दी नहीं देना है, 15 मिनट और 30 मिनट दोनों ऑप्शन ही गलत है। 15 और 30 दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। हमने कहा कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक हमें टाइम लेना होता है। और 1 घंटे में एमुलेट करने के साथ साथ उसको हम अलाउ कर सकते हैं कि तुम घूम फिर सकते हो, ऐसा नहीं करना होता है। पेशेंट को सुपाइन लेटा के रखना है। पेशेंट को बोलना है कि तुम्हें जब तक दवाई लगेगी तो आराम से लेटे रहना है। सुपाइन पोजिशन विद 1 आवर का टाइम लेना होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात रहती है कि जब भी हम क्या करते हैं, ये पेंटम दवाई दी जाती है, पेंटम, तो इसके साथ में क्या नहीं करना होता है, पेशेंट को, जैसे कोई पेशेंट है तो ये क्या जो है उसको क्या नहीं करना होता है, कोई अल्कोहल नहीं, उसको बोलना होता है कि तुम्हें इसके साथ में अल्कोहल नहीं लेनी आती है। या इसके अलावा अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है, कोई भांग वगैरह, जैसे मैरिजुआना है, भांग है, अगर ऐसी चीज़ें अगर वो ले रहा है, मैरिजुआना, है ना, भांग वगैरह अगर वो ले रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है, ये अवॉइड करवानी है। क्या करवानी है, अवॉइड करवानी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, डीजीनेस करती है ना, पर्सन को क्या करवा देगी, बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का बना देती है।
स्लीपी टाइप का बना देती है। और अगर हमने क्या किया, उसके साथ में अल्कोहल दे दिया, मैरिजुआना, भांग जैसी चीज़ें और दे दी, तो वो और ज़्यादा सो जाएगा और उसको क्या हो सकता है, ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, सप्रेस हो सकता है। और इस कंडीशन में इसके साथ साथ क्या करना होता है, जब पेंटम चल रही है तो पेशेंट को क्या अवॉइड करना होता है, अपनी ड्राइविंग जो है वो अवॉइड करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना होता है। ड्राइविंग शुड बी अवॉइड टू दी पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, आपने बोलना है कि तुम्हें गाड़ी वगैरह नहीं चलानी है। अवॉइड मशीनरी वर्क, तुम्हें कोई मशीनरी वर्क नहीं करना है, उसको बोलना होता है मशीनरी वर्क नहीं करना है, कोई डेंजर वाला काम तुम्हें नहीं करना है, नहीं तो क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ऐसी बातें आपने उसको बतानी है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, जब भी ये पेंटम दवाई दी जाती है, पेंटामिडीन जब भी हम देते हैं तो उससे पहले क्या करना होता है, हमें हिस्ट्री लेना होता है। जब भी हम क्या करते हैं, पेंटम दवाई देते हैं तो हिस्ट्री लेते हैं कि उसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। फूड की हिस्ट्री लेते हैं, खाने वगैरह की, है ना। कोई और हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है ना। आपने क्या करना होता है, जब भी क्या करते हैं, पेंटम दवाई दी जाती है ना, जब भी क्या करते हैं, हम पेंटम देते हैं। तो आपने क्या करना है, जब पेंटम दवाई देंगे तो आपने क्या करना है, हिस्ट्री लेना है। नो हैव एनी हिस्ट्री ऑफ, किस चीज़ का हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, एनी हिस्ट्री ऑफ, कोई हार्ट डिजीज नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को क्या नहीं है, कोई हार्ट का डिजीज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा कोई जो है उसमें बीपी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बीपी लो या हाई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बीपी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को क्या नहीं होना चाहिए, पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस है, किडनी डिजीज है, ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है, इसका हिस्ट्री आपने पहले से लेके रखना होता है। डायबिटीज मेलाइटस, कोई किडनी डिसऑर्डर है ना, कोई लीवर डिसऑर्डर है, ऐसी कंडीशंस तो नहीं है। लीवर डिसऑर्डर, है ना, लीवर डिसऑर्डर है, ऐसी चीज़ों के बारे में आपने क्या करना है, ध्यान रखना होता है, पता करके रखना होता है पहले, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाए, है ना। तो यहाँ क्या होगा, बी आंसर जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, the nurse is caring for a client who has been transferred to surgical unit after a pelvic exentration। एक पेशेंट जिसको क्या किया गया है, pelvic exentration के बाद में क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है सर्जिकल यूनिट के अंदर। ड्यूरिंग दी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ पेन इन दी काफ एरिया। पोस्ट ऑप पीरियड के दौरान पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे काफ एरिया के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ऐसी कंप्लेन शो की जा रही है पेशेंट के द्वारा। व्हाट शुड द एक्शन टेकन बाय द नर्स, नर्स के द्वारा कौन सा ऐसा एक्शन है जो लिया जाएगा, ऐसा आपने बताना है ना। व्हाट एक्शन शुड नर्स टेक, कौन सा एक्शन जो है वो नर्स लेगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेल्विक एक्सेंट्रेशन क्या होता है। तो ये जो पेल्विक एक्सेंट्रेशन है, पेल्विक एक्सेंट्रेशन बोलो या इसी को पेल्विक एविसरेशन भी बोलते हैं, हम क्या नाम देते हैं इसको, पेल्विक एविसरेशन भी बोलते हैं, पेल्विस एविसरेशन। एविसरेशन या एक्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब होता है रिमूव करना, निकालना। क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है कि रेडिकल टाइप का सर्जिकल ट्रीटमेंट है ना, कैंसर वगैरह के पेशेंट में करते हैं, रेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट है। रेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट जहाँ क्या कर दिया जाता है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है, जो पेल्विक ऑर्गन है, उन सभी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो पेल्विस में कौन कौन से ऑर्गन है, जैसे किसी पेशेंट के अंदर क्या है कि कोई कैंसरस ग्रोथ हो रखी है पेल्विस पेल्विक कैविटी के अंदर, तो वहाँ के पूरे ऑर्गन को निकालना क्या कहलाता है, पेल्विक एक्सेंट्रेशन या पेल्विक एक्सिस एविस्ट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, कंप्लीट ऑर्गन रिमूव कर देते हैं, ऑल ऑर्गन्स आर रिमूव। क्या कर दिया जाता है, सारे के सारे ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है, ऑल ऑर्गन आर रिमूव। रिमूव कौन कौन से, जैसे क्या है, पर्सन यानी कि उसके अंदर
जो पेल्विस है उसके अंदर क्या क्या है, तो उसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर रहता है, उसमें कुछ पार्ट जो है यूरिथ्रा जो है। इसके अलावा वहाँ पे जो है यूरिटर का कुछ पार्ट रहता है, यूरिटर। इसके अलावा रेक्टम है, रेक्टम रहता है। इसके अलावा एनल कैनाल रहता है, एनल कैनाल रहता है। इसके अलावा जो आपका लोअर कॉलोन है, प्रोस्टेट है, एनस है ना। इसके अलावा क्या क्या रहता है, एनस रहती है ना। कॉलोन का लोअर पार्ट, लोअर कॉलोन यानी कि सिग्मोइड कॉलोन वगैरह, है ना, लोअर कॉलोन है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर दी जाती है, सारी की सारी चीज़ें प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट है, तो इन सभी ऑर्गन को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है पेल्विक एक्सेंट्रेशन या पेल्विक एविस्ट्रेशन। और ऐसा करते क्यों है, तो ऐसा करने का कारण होता है कि जो पेल्विक कैविटी है वहाँ पे क्या हो गया है, जो है कैंसर ग्रोथ हो गई है, वहाँ कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस होने लग गया है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल रहा है। तो उस कंडीशन में हम निकाल देते हैं। और सबसे पहले ये जो सर्जरी की गई थी, है ना। इसके अलावा यहाँ पहले इसमें और कौन कौन से ऑर्गन है, तो जैसे अगर फीमेल है तो फीमेल लेडी में कुछ ऑर्गन और ऐड हो जाएंगे, जैसे यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है ना, वो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, ये सारे के सारे भी क्या कर दिए जाते हैं, साथ साथ रिमूव कर दिए जाते हैं, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। और ये जो पेल्विक एविस्ट्रेशन या एक्जेंट्रेशन जो है, ये सबसे पहले जो है एक अलेक्जेंडर ब्रस्टविंग नाम से साइंटिस्ट हुए थे 1948 के अंदर। उन्होंने इस सर्जरी को सबसे पहले परफॉर्म किया था। अगर आपको को पूछे कि ये फर्स्टली सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हुए थे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ब्रस्टविंग। कौन हुआ था, अलेक्जेंडर ब्रस्टविंग नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको परफॉर्म किया था। और किसके अंदर, तो ये कहाँ हुआ था, 1948 न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, 1948 न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में किस पे, तो एक लेडी जिसको क्या था, सीए सर्विक्स था, क्या था, सीए सर्विक्स था। और उसमें क्या किया गया, सीए सर्विक्स में पैलिएटिव सर्जरी के तौर पे क्या किया गया, इसको काम में लिया गया था, पैलिएटिव सर्जरी के तौर पे इस प्रोसीजर को यूज किया गया था। अलेक्जेंडर ब्रूस्टविंग ने सबसे पहले क्या किया गया था, पेल्विक एक्सेंट्रेशन किया था। अब आपसे पूछा गया कि एक नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है ऐसे पेशेंट की जिसका पेल्विक एक्सेंट्रेशन हुआ था, उसको सर्जिकल यूनिट में भेजा गया और वो पेन की कंप्लेन कर रहा है काफ एरिया में। इस दौरान नर्स क्या एक्शन लेगी, पहला कह रहा है आस्क द क्लाइंट टू वॉक एंड ऑब्जर्व द गेट। क्लाइंट को बोलेगी, पूछेगी कि चल के दिखाओ, और उसका गेट ऑब्जर्व करेगी। तो पेशेंट अभी अभी सर्जरी हो गया है, ये चल नहीं सकता, तो ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकते हम। तो पहली बात तो ये तो क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या करना है, आपने चेक करना है, सॉरी, आपने क्या करना है, लाइटली मसाज करना है किसको, काफ एरिया को, ताकि पेन को क्या किया जा सके, रिलीव किया जा सके। तो हम क्या है कि वहाँ मसाज वगैरह ऐसा नहीं करना आता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने मसाज किया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, हम कह रहे हैं कि काफ एरिया के अंदर पेन हो रहा है, और काफ एरिया में क्या है कि हो सकता है कि उसको क्या बना हुआ, थ्रोम्बस बना हुआ है। और अगर थ्रोम्बस बना हुआ हुआ और थ्रोम्बस आपने क्या किया उसको, जैसे अगर रब वगैरह किया, रब किया, मसाज किया, तो उस कंडीशन में वहां से क्या हो सकता है, वो माइग्रेट हो सकता है। और अगर माइग्रेट होके कहाँ पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, और लंग्स से कहाँ जाके क्या कर देगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देगा, पल्मोनरी इन्फॉक्शन कर देगा। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो ऐसा हमने नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है चेक द काफ एरिया फॉर टेम्परेचर, कलर और साइज। हाँ, ये बात सही है कि हमने क्या करना है, उसका जो है काफ एरिया उसको टेम्परेचर के लिए, कि उसका वहां से वो वार्म तो नहीं है, वो एरिया जो है वहां से वार्म तो नहीं है, वहाँ जो है रेडनेस तो नहीं है, वार्म तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, और यानी कि वहाँ कोई स्वेलिंग तो नहीं देखने को मिल रही है। इन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, देखेंगे। और अगर ऐसा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको क्या हो गया है, डीवीटी हो, ये ऐसा अगर है तो ये डीवीटी को इंडिकेट कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं होमन साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमन साइन बोलते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या हो गया है, डीवीटी हो गया है। इंडिकेट किसको करेगा, डीवीटी को इंडिकेट करता है, डीवीटी को, है ना, डीवीटी को इंडिकेट करता है। तो होमन साइन, या इसको हम दूसरे वर्डों में डोर्सी फ्लेक्शन साइन टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन साइन टेस्ट भी बोलते हैं। होमन साइन जो होता है इसका दूसरा नाम डोर्सी फ्लेक्शन साइन टेस्ट होता है।
डोर्सीफ्लेक्शन साइन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं इसको? तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सटेंड करते हैं जो नी वाला एरिया है, और फिर क्या कराते हैं, फुट को डोर्सीफ्लेक्स करवाते हैं, और इसके साथ जैसे जो है काफ मसल को टच करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, जैसे क्या किया, जो हमारा नी है, तो नी वाले एरिया को क्या करते हैं, जैसे ये कोई पर्सन है, ये थाई वाला एरिया है, ये इसके दोनों पैर है, तो हम क्या कराते हैं, ये जो है यहाँ से ये नी है, ये नी वाला एरिया है, तो क्या कराते हैं, जैसे नी को एक्सटेंड कराने के बाद क्या करते हैं, जो यहाँ जो फुट है, इस फुट को क्या कराते हैं, फ्लेक्स करवाते हैं, जब अंदर की तरफ करवाते हैं इसको बोलते हैं कि इसको डोर्सी फ्लेक्स करो। तो जैसे ही फ्लेक्शन करता है और इस काफ मसल को जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से टच करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, पेन होता है, यहाँ क्या होता है, पेन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, होमन साइन या डोर्सी फ्लेक्स साइन टेस्ट। तो यहाँ क्या होगा, तो जो है आपने क्या करना है, कलर टेम्परेचर और उसके लिए क्या करना है, साइज के लिए चेक करना है कि वहाँ स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, ऐसी चीज़ों को चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब एसिटामिनोफेन, एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया पेशेंट को एसिटामिनोफेन दिया है लिक्विड फॉर्म में, 450 mg ओरली लिखा गया है उसको कि तुम्हें 450 mg ओरली लेना है, एवरी 4 आवर PRN, एवरी 4 आवर PRN यानी कि जब तुम्हें दर्द हो उस दौरान प्रत्येक 4 4 घंटे से तुम ले सकते हो। द मेडिकेशन लेबल रीड 160 mg पर 5 ml, और जो मेडिसिन जो है उसका जो लेबल है उस पर 160 mg पर 5 ml लिखा गया है। द नर्स प्रिपेयर हाउ मैनी ml टू एडमिनिस्टर वन डोज, नर्स प्रिपेयर कर रही है कि कितना ml जो है वो एक डोज में एडमिनिस्टर करेंगे। तो जो है अब यहाँ अगर बात करें, हमें बोला गया है कि जो हमने जो फिजिशियन ने लिखा है वो 450 mg देना है प्रत्येक 4 घंटे से, पर जो हमारी फार्मेसी से आया है वो कितना यूनिट कितना mg आया है, 160 mg पर 5 ml आया है, और हमें पूछा गया है कि कितना डोज देंगे, एक डोज में कितना ml देंगे। तो यहाँ हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला काम में लेते हैं, और फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं, तो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं कि डिजायर डोज बटे अवेलेबल डोज, एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, डिजायर डोज बटे अवेलेबल डोज इनटू ml, क्या काम में लिया जाता है, डिजायर डोज बटे अवेलेबल डोज इनटू ml, एक फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, और डिजायर डोज क्या रहता है, तो डिजायर डोज यानी कि जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया होता है, डिजायर डोज कौन सी होती है, तो डिजायर डोज वो है जो क्या की है, फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की होती है। अवेलेबल डोज कौन सी होती है, तो अवेलेबल डोज जो फार्मेसी भेजती है, फार्मेसी सेंड करती है। और ml क्या है, तो ml यानी कि कितने ml में डाइल्यूट है, फार्मेसी मेडिसिन कितने ml में मेडिसिन डाइल्यूट इन हाई, हाउ मच ml, वो ml हमने लिखना होता है, हाउ मच ml, कि जो फार्मेसी मेडिसिन आई है वो कितने ml में डाइल्यूटेड है या कितने ml में है, तो वो हमारा ml लेना है। अवेलेबल डोज का मतलब है कि जो फार्मेसी ने भेजा है, और डिजायर डोज यानी कि जो हमारे फिजिशियन ने लिखा है, और यहाँ से हम रख देते हैं, और तीनों चीज़ें हमारे पास में है, हमें बोला गया है कि फिजिशियन ने कितना प्रिस्क्राइब किया है, 450 mg, तो हम लिखेंगे 450 बटे फार्मेसी ने भेजा है 160 mg, और इनटू कितने में, तो 5 ml में भेजा गया। और अब इसको हम जब काटें तो कितना आ जाएगा, तो अगर इसको डिवाइड कर लें, है ना, तो अगर डिवाइड किया जाए 16 से 45 में भाग दें 16 का, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और जो है कितना रह गया, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गए 1, है ना, 0, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 यानी कि लगभग कितने पे जाएगा, 16 7 7 छिके 42 की 2 4, 7 एकम 7 और 4 11, है ना, तो 16 7 112, तो 7 पे जाएगा। और अभी कितना बच गया, लगभग 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 18, फिर अगर करें तो यहाँ 0, तो हम 2.7 और 2.7 मल्टीप्लाई बाई 5, और अब इसको क्या कर लेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो 2.7 को 5 के साथ करें, 5 7 35 का 5 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13.5 ml जो है यहाँ क्या रहेगा, आंसर रहेगा 13.5 ml।
है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 13.5 ml जो है वो इसका आंसर रहता है। कि एक फिजिशियन ने 450 mg ओरली प्रत्येक 4 घंटे से देने का बोला था, पर फार्मेसी ने 160 mg पर 5 ml भेजा। तो ये जो है इसमें नर्स जो है वो एक डोज में कितना ml देगी, तो 13.5 ml जो है वो एक डोज में क्या करेगी नर्स, जो है वहाँ दवाई प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is performing an assessment on a client, sorry, assessment on a client with a diagnosis of chronic angina pectoris who is receiving sotalol 80 mg orally daily। एक नर्स क्या कर रही है, असेसमेंट कर रही है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट डायग्नोस हुआ है किसके साथ में, क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस के साथ में। एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो रखा है ना। एक होता है एमआई, एक होती है एंजाइना। एंजाइना यानी कि जैसे क्या है, जब क्या है कि हार्ट को क्या हो, कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करने की वजह से क्या हो जाए, हार्ट के अंदर जो है ब्लड का सप्लाई इंटरप्ट होने लग जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और एमआई जो है इस एंजाइना से थोड़ा क्या रहता है, सीवियर कंडीशन रहती है। तो नर्स परफॉर्म कर रही है, असेसमेंट कर रही है, क्लाइंट में डायग्नोस हुआ है क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस के साथ में। और वो क्लाइंट क्या ले रहा है, सोटालॉल ले रहा है, यानी कि बीटा ब्लॉकर ले रहा है। कौन सी कैटेगरी की दवाई ले रहा है, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की दवाई ले रहा है। और कितने mg, तो 80 mg ओरली दवाई ली जा रही है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग ए साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। कौन सा ऐसा नीचे दिए गए में असेसमेंट फाइंडिंग है जो क्लाइंट एक्सपीरियंस करेगा कि ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, ऐसा हमने बताना है। तो क्या है कि जो हमारी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है, ये कहाँ काम में लेते हैं, जो कोई एनजीएस कंडीशन है, एनजीएस कंडीशन है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दवाई को काम में लेते हैं एनजीएस कंडीशन के अंदर। एनजीएस कंडीशन के अंदर क्या की जाती है, इस दवाई को काम में लिया जाता है। तो साइड इफेक्ट क्या रहते हैं इनके, क्या क्या काम करती है बीटा ब्लॉकर, अगर ऐसा बात करें तो इनका साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करती है। क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया करती है, यानी कि डिक्रीज हार्ट रेट करती है। यानी कि हम कह सकते हैं पल्स रेट को कम करने का काम करती है। इसके साथ साथ जो है वो पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है, पाल्पिटेशन भी होता है, पाल्पिटेशन होता है। इसके साथ साथ आपको जो है इरेगुलर टाइप की हार्ट बीट देखने मिलती है। इरेगुलर हार्ट बीट कॉज करती है, क्या करती है, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट को इरेगुलर करने का काम करती है। इसके अलावा और क्या क्या साइड इफेक्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या देखने मिल सकता है आपको, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम देखने मिलेंगे। साइन सिम्टम ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम शो करेगा पेशेंट। और जीआई डिस्टर्बेंस करने का काम करेगी। हाथ पैर ठंडे देखने मिलते हैं पेशेंट के, कोल्ड हैंड और फिट्स देखने को मिलते हैं। हाथ पैर जो थोड़े ठंडे देखने को मिलते हैं, है ना। इसके साथ साथ क्या देखने मिल सकता है, कुछ जीआई डिस्टर्बेंस, नर्वसनेस वगैरह ऐसा कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा साइड इफेक्ट है जो जो आपको बीटा ब्लॉकर्स के साथ देखने मिलेगा। तो बीटा ब्लॉकर के साथ कौन कौन सा जो है साइड इफेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं, ड्राई माउथ होगा, पाल्पिटेशन होगा, डायफोरेसिस होगा, या डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा। तो ड्राई माउथ जो है ये साइड इफेक्ट रहता है कोलिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो हमारी एट्रोपिन या एट्रोपिन सल्फेट का साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, एट्रोपिन सल्फेट का साइड इफेक्ट है ये। तो यहाँ नहीं होगा। दूसरा कह रहा है पाल्पिटेशन, हाँ अभी अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है और पाल्पिटेशन करवाती है, इरेगुलर हार्ट बीट करती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम लाती है, हाथ पैर ठंडे करने का काम करती है। तो ये बात सही है कि यहाँ पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। डायफोरेसिस पसीना पसीना, तो ये इसका काम नहीं है। और नेक्स्ट जो है डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी स्वेलोइंग, तो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया एक नहीं करती है, डिस्फेजिया कॉज करने का काम नहीं करती है। डायफोरेसिस, पीलोकार्पिन नाम का एक ड्रग आता है, पीलोकार्पिन,
पिलोकार्पिन नाम की एक दवाई आती है ना, मेडिसिन का नाम है पिलोकार्पिन। और वो पिलोकार्पिन कार्पिन जो है वो क्या करती है, डाइफोरेसिस करवाने का काम करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जो पेशेंट होता है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो पेशेंट होता है, यानी कि ज़्यादातर बच्चों में देखने मिलती है ये, जहाँ क्या हो जाते हैं, बॉडी के सारे सिक्रेशन जो है वो थिक हो जाते हैं। जहाँ क्या हो जाते हैं, थिक सिक्रेशन हो जाते हैं सारे के सारे बॉडी के, और बाहर नहीं आ पाते। तो उस कंडीशन में उसको क्या किया जाता है, पिलोकार्पिन दवाई देके क्या करवाया जाता है, पसीना करवाया जाता है। और उस कंडीशन में फिर जो सिक्रेशन आते हैं उनमें हम क्लोराइड का लेवल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, क्लोराइड लेवल चेक करते हैं। बच्चों में ही होता है ये ज़्यादातर। और क्लोराइड का लेवल अगर मोर देन 60 mg/dl आता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ वहाँ जो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो प्रेजेंट है। अगर लेस देन 30 होता है तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल है, प्रेजेंट नहीं है। और अगर 40 to 50 होता है तो उसके बाद क्या कराते हैं, लगभग थोड़ा टाइम बाद जो है ये डाउटफुल होता है, फिर दोबारा से रीपरफॉर्म करना होता है। अबाउट 72 आवर आफ्टर दोबारा परफॉर्म करते होते हैं। तो पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस था, और एंजाइना पेक्टोरिस के साथ में सोटालोल बीटा ब्लॉकर ले रहा था, और बीटा ब्लॉकर लेने से उसको क्या हो गया है, आ, 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 पूछा गया कि कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि एंजाइना पेक्टोरिस की ईसीजी कैसी होती है। तो एंजाइना पेक्टोरिस की ईसीजी जो है वो कैसी देखने मिलेगी, तो ईसीजी में टी वेव इन्वर्सन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने मिलता है, टी वेव इन्वर्स देखने मिलती है। अगर ईसीजी पूछ ले आपको एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट में कैसे क्या ईसीजी चेंजेस आएंगे, तो आपने बताना है कि वहाँ क्या होता है, टी वेव इन्वर्स होती है। क्या होती है, टी वेव इन्वर्स होती है। और इसके साथ साथ एसटी डिप्रेशन और इलिवेशन देखने मिल सकता है। एसटी डिप्रेशन, इसके साथ साथ क्या देखने मिल सकता है आपको, इलिवेशन भी देखने मिल सकता है। इलिवेशन कहाँ देखने मिलेगा, जो आपकी अनस्टेबल टाइप की एंजाइना पेक्टोरिस है, जहाँ से किसमें एम आई, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होती है, उससे पेशेंट क्या है तुरंत एम आई के अंदर शिफ्ट हो जाता है ना। तो एम आई होने के चांस रहते हैं अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस से, वहाँ पे एस टी इलिवेशन देखने मिलता है। बाकी मोस्टली एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, एस टी डिप्रेशन देखने मिलता है, टी वेव इन्वर्सन होता है। जबकि जो आपका एंजाइना जो आपका एम आई होता है वहाँ एस टी इलिवेशन होता है, वहाँ क्या होता है, एस टी इलिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, before performing a venipuncture to initiate continuous intravenous therapy, a nurse should कि आप क्या करना है, एक पेशेंट है जिसको क्या है कि कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन थेरेपी शुरू करने से पहले क्या करना है, वेन पंक्चर करना है। और वेन पंक्चर करना है तो उसके लिए नर्स क्या करेगी, तो नर्स क्या करेगी वहाँ पे, पहला कह रहा है इंस्पेक्ट द आईवी सॉल्यूशन एंड एक्सपायरेशन डेट, कि जो आईवी सॉल्यूशन है उसको उसकी आईवी एक्सपायरी डेट को चेक करेगी। दूसरा कह रहा है अप्लाई ए कूल कंप्रेसर्स टू दी अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया वहाँ कूल कंप्रेशन लगाएगी। तीसरा कह रहा है सिक्योर ए पैडेड आर्म बोर्ड अबव दी आईवी साइट, आईवी साइट के ऊपर की तरफ से क्या करेगी, आर्म बोर्ड, पैडेड आर्म बोर्ड लगा के सिक्योर करेगी। और चौथा कह रहा है अप्लाई ए टॉर्निंग फ्लूइड बिलो दी वेनिपंक्चर, जहाँ से वेन को पंक्चर करना है उस साइड के नीचे टॉर्निकेट बांधेगी। तो हम सीधी सीधी बात ये है, वेनिपंक्चर यानी कि यहाँ क्या करना है, किसी पेशेंट को फ्लूइड लगाने के लिए कैनोला लगाना है। और कैनोला लगाना है तो नर्स क्या करेगी, ये बात पूछी जा रही है। तो कैनोला लगाने के लिए कि जिस साइड पे कैनोला लगाना है उस साइड पे क्या करेगी, वो जो है कोल्ड एप्लीकेशन देगी। तो ये तो कभी नहीं करना है, ऐसा करने से क्या होगा, वेसल्स जो है वो विजुअलाइज नहीं होगी, वेसल्स विजुअलाइज नहीं होगी, तो हमें क्या है अच्छे से कैनोला नहीं लगा पाएंगे। तो ये बात तो कभी भी नहीं करनी है। ये कह रहा है सिक्योर आर्म बोर्ड अबो दी अवी साइड, अबो अबो नहीं करना होता है, एट दी साइड या बिलो वाली साइड से करना होता है। तीसरा कह रहा है अप्लाई टॉर्निक्वेट बिलो दी पंक्चर साइड, तो बिलो नहीं करना होता है, अबो करना होता है। तो ये तीनों की तीनों बातें क्या है, गलत है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को इंस्पेक्ट करना है, उस सॉल्यूशन को क्या करना है आपने, चेक करना है कि वो सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। ये बात क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, चेक करना है। ए नर्स इज केयरिंग, एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, हु हैड एन एलोजेनिक लीवर ट्रांसप्लांट, जिसको क्या हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है एलोजेनिक टाइप का। एलोजेनिक यानी कि दूसरे पर्सन से लिया गया है और दूसरे पर्सन से लेके उसमें क्या किया गया है, लीवर को ट्रांसप्लांट किया गया है। और उस पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, टेक्रोलिमस यानी कि प्रोग्राफ नाम की दवाई दी जा रही है डेली, विच फाइंडिंग इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एन एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिकेशन
ऐसी कौन सी चीज है नीचे दिए गए में से जो इंडिकेट कर रही है कि उस पेशेंट को क्या हो गया है, पेशेंट को दवाई से क्या हो गई है, एडवर्स रिएक्शन हो गई है। पहला कह रहा है हाइपोटेंशन, दूसरा कह रहा है फोटोफोबिया, तीसरा कह रहा है प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और चौथा कह रहा है डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, कि उसको क्या हुआ, हाइपोटेंशन हुआ, उसको फोटोफोबिया हो गया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो गई है, या यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो गया है। तो क्या हुआ होगा, तो जो है लीवर ट्रांसप्लांट वाले मरीज को ये जो हम टेक्रोलिमस दवाई दे रहे हैं ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। कैसी दवाई है, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई है। इम्यूनो सप्रेसेंट क्या काम करने का काम करती है, तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। ऐसा क्यों, तो ऐसा करने का कारण है कि प्रिवेंट किया जा सके, किससे, प्रिवेंट फ्रॉम ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, कि पेशेंट को क्या किया जाए, ग्राफ्ट रिजेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एज ए प्रोफाइलैक्सिस, इसलिए एज ए प्रोफाइलैक्सिस क्या किया जा रहा है, इस दवाई को काम में लिया जा रहा है। क्योंकि अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट हुआ तो वहाँ क्या हो जाएगी, वो पूरा का पूरा जो है तो हमारा काम जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या है, ये काम में ली जा रही है। अब हमें पूछा जा रहा है कि जो है अगर बात करें कि ये जो टेक्रोलिमस दवाई है इसके साइड इफेक्ट क्या क्या रहते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, क्या क्या साइड इफेक्ट कॉज करती है ये, तो ये क्या करती है, हेडक करवाती है, ट्रेमर कराती है, इंसोमनिया है ना, क्या क्या साइड इफेक्ट रहते हैं इसके। तो इस दवाई के साइड इफेक्ट रहते हैं कि इससे क्या होता है, हेडक होता है, ट्रेमर होते हैं, इंसोमनिया होता हेडक है ना, वोमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन करवाती है, कॉन्स्टिपेशन करवाती है, पैरस्थीसिया करवाती है, पैरस्थीसिया करवाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन करवाती है, हाइपरटेंशन करवाती है। एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, हाइपरटेंशन होता है। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, इस दवाई के साइड इफेक्ट रहते हैं कि क्या करवाती है, हेडक करवाती है, ट्रेमर करवाती है, इंसोम्निया करवाती है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, पैरस्थीसिया है ना, एब्डोमिनल पेन है, हाइपरटेंशन है। ये सारे के सारे जो है क्या रहते हैं, इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। बट अगर क्या हो जाए, ये दवाई जो है ये अपने टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, ये अपने टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाए, टॉक्सिक लेवल पे, या जब टॉक्सिक लेवल पे चली जाए तो उस कंडीशन में उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या होंगे, है ना, टॉक्सिक इफेक्ट, या आप बोल सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे इसके, एडवर्स इफेक्ट। और एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये क्या कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकती है। क्या कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है ना, प्लूरल एफ्यूजन कॉज कर सकती है। क्या कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और प्लूरल एफ्यूजन कॉज कर दिए, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, प्लूरल एफ्यूजन कॉज कर दिए, करती है ना। इसके अलावा क्या करती है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, जब क्या होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगा तो यहाँ क्या होगा, जो क्रिएटिनिन का लेवल है सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर जो क्रिएटिनिन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यूरिन आउटपुट को क्या करने का काम करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करने का काम करती है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो हमें पूछा गया है कि ये जो है ये को क्या क्या इसके जो है वो एडवर्स इफेक्ट रहते हैं, तो हमें बताना है कि क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो क्या करती है, यूरिन आउटपुट को कम करने का काम करती है, ये ही इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। कि ये क्या करती है, ये दवाई एडवर्स जो है क्रिएटिनिन का लेवल इसमें बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, और यूरिन आउटपुट जो है वो पेशेंट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात रहती है। हाइपरटेंशन इस दवाई से नहीं होता है, ये दवाई क्या करती है, हाइपरटेंशन कॉज करती है, साइड इफेक्ट रहता है हमारा, हाइपरटेंशन करती है, हाइपरटेंशन। ये दवाई क्या करती है, हाइपरटेंशन करती है। और फोटोफोबिया और प्रोफ्यूज स्वेटिंग इसके साइन सिम्टम में नहीं आते हैं। तो ये क्या करती है, साइड इफेक्ट की बात करें तो ये हाइपरटेंशन करती है। और बाकी सारे के सारे साइड इफेक्ट जैसे हेडेक, ट्रेमर, इंसोम्निया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पैरास्थीसिया, एब्डोमिनल पेन और हाइपरटेंशन और
एडवर्स इफेक्ट में हमने कहा ये नेफ्रोटॉक्सिक है, प्लूरल एफ्यूजन कॉज करती है, और नेफ्रोटॉक्सिक है तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा और यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी क्या की जाती है, किसी भी पेशेंट को ये दवाई दी जाती है, टैक्रोलिमस दवाई जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं या प्रोग्राफ दवाई देते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, आपने एस करने होते हैं। क्या करने होते हैं? SSRFT। उस पेशेंट का RFT क्या करना है आपने? करना होता है कि उसका रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, कहीं उसको कोई किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले उसको कोई किडनी की दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई किडनी से रिलेटेड उसने पहले दवाई तो नहीं ली है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है, चेक करना होता है ना। शुड बी चेक क्रिएटिनिन लेवल इन ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल चेक करना होता है, जो कि नॉर्मल 0.9 टू 1.2 mg/dl तक होता है। ये चीज़ें हमें क्या करनी होती है, चेक करनी होती है, ताकि आगे जाके पेशेंट में ग्राफ्ट का रिजेक्शन ना हो। निशा पानी ले लिया थोड़ा सा।